हाय गाइस। आज हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ दो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन अकम्प्लिस। व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ इट्स एविडेंस एंड हाउ फार इट्स एविडेंस इज एडमिसिबल। सबसे पहला जो काम होगा आपका मेंस में वो होता है क्वेश्चन को समझना। तो इसने क्या बोला है कि अकम्प्लिस को पहले आप डिफाइन कीजिए, उसका मतलब बताइए, फिर उसकी एविडेंशियरी वैल्यू बताई जाइए और फिर ये बताए कि क्या वो एडमिसिबल है या नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मतलब देखिए कि इसमें ना तीन पार्ट्स हैं, तीन क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहे हैं। अब डेफिनेशन क्या है अकम्प्लिस की? अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन द कमीशन ऑफ क्राइम इज अकम्प्लिस एंड दैट इज एवरी पार्टिसिपेंट इन द क्राइम इज एन अकम्प्लिस। जो भी भागीदारी होता है, भागी मतलब पार्टिसिपेट करता है एक क्राइम में, एक जुर्म में, उसे हम अकम्प्लिस कहते हैं। When such person is given an option by the police to convert into a witness against the rest of the partners and get himself pardoned, then he becomes an approver. अब ठीक है, एक पर्सन था, मतलब बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर एक क्राइम किया। उसमें से कभी कभी क्या होता है, पुलिस वालों को कोई एक थोड़ा कमज़ोर कड़ी सी लगती है, उन्हें लगता है कि इससे हम सच निकलवा सकते हैं, तो वो उसे ऑप्शन देते हैं कि तू हमारा ही विटनेस बन जा, प्रोसिक्यूशन विटनेस बन जा और हम तुझे पार्डन दिलवा देंगे। तो वो जब वो ऑप्ट कर लेता है तो उसको अप्रूवर कहा जाता है। एन अकम्प्लिस मीन्स अ गिल्टी एसोसिएट और अ पार्टनर इन क्राइम, राइट। अब आपका सेक्शन 133 ऑफ एविडेंस एक्ट अकम्प्लिस के बारे में बोलता है, एन अकम्प्लिस शैल बी अ competent witness against an accused person and conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice। ये क्या कहता है कि वो competent witness है। जो accomplice होता है कि भाई ये नहीं है कि हम उसको डाउट करेंगे, नहीं, वो competent witness है। और conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated। corroborated का क्या मतलब होता है कि आपके पास कुछ फैक्ट्स थे, उन फैक्ट्स को किसी और एविडेंस के साथ आपने मैच कर लिया कि हाँ भाई दोनों बातें एक ही कह रही हैं। तो होता है ना, जैसे मेरे ए दोस्त ने कुछ मुझे बताया और बी ने भी वही बताया, तब हमें लगता है नहीं नहीं यही सच है, दो बंदे बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, तो वो कॉरोबरेट हो गई आपकी बात। तो ये कहता है लेकिन कि अगर कन्विक्शन कर दी जाती है तो वो इलीगल नहीं होगी, क्योंकि भाई सिर्फ अकम्प्लिस के बोलने पे अगर आपने कन्विक्शन कर दी ना तो वो भी लीगल होएगी। ये नहीं है कि अकम्प्लिस ने टेस्टिमनी दी थी इसलिए वो इलीगल है। अगर वो अनकॉरबोरेटेड थी, कहीं से भी मैच नहीं करी, फिर भी हम उसे लीगल ही मानेंगे। लेकिन क्या है, सेक्शन 114B कहता है अकम्प्लिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट अनलेस ही इज कॉरोबरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। वो कहता है कि भाई अकम्प्लिस का विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए उसकी बातों को कॉरोबरेट करना ज़रूरी है, खास खास बातों के लिए, खास खास पॉइंट्स के लिए तो एटलीस्ट। ये दो सेक्शंस हैं जो आपके अकम्प्लिस के बारे में बताते हैं आपके एविडेंस एक्ट में। जो सेक्शन 133 ऑफ एविडेंस एक्ट डिक्लेयर्स दैट एन अकम्प्लिस इज अ competent विटनेस एंड कन्विक्शन कैन बी बेस्ड ऑन अनकॉरोबरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस। तो जो कन्विक्शन है वो अगर अनकॉरोबरेटेड टेस्टिमनी पर बेस करती है तो उसे लीगल माना जाएगा। कंप्लीट। However, illustration B of section 114 says that an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated। कि भाई सेक्शन 114 तो कहता है कि नहीं, उसको corroborate करना ज़रूरी है। ठीक है, it is not a hard and fast presumption incapable of rebuttal, it is rather a rule of prudence not to rely on the uncorroborated testimony of an accomplice। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई कॉरोबरेट करना ही करना है, बस ये तो एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि भाई कहीं पता चले झूठ बोल रहा हो अपने आप को बचाने के लिए, तो उसकी टेस्टिमनी को कॉरोबरेट कर लेना चाहिए। द कोर्ट्स हैव लेड दैट दो देयर इज नो लीगल हर्डल एक्टिंग अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट एक्टिंग ऑन द टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस, इट वुड बी प्रूडेंट टू बेस कन्विक्शन ऑन सच अ टेस्टिमनी अनलेस इट इज कॉरोबरेटेड इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। कि भाई वो कोर्ट वो कहते हैं कि ऐसा तो कोई लीगल तो कोई भी हर्डल नहीं है कि भाई उसको कॉरोबरेट करना ही है या कुछ भी है, बस ये है कि थोड़ा सेफ्टी सोचते हुए और ठीक लगता है कि भाई अगर कॉरोबरेट हो जाए
बस यही वाली बात है। अनलेस जो सेक्शन 133 है वो तो ये कहता है कि कोई बात नहीं है, आप उस पर बेस कर सकते हैं। तो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या हो गई? The evidence of an accomplice should stand the test of verification at least in main points. This is known as corroboration. ठीक है, दोनों सेक्शनों को जब हम पढ़ते हैं आपके 133 और 114 को, तो हमें लगता है कि भाई मेन पॉइंट्स पे अगर उसका वेरिफिकेशन हो जाए तो सही रहेगा। ही इज़ अ पार्टनर इन क्राइम, हैंस एविडेंस कम्स फ्रॉम अ टेंटेड सोर्स। भाई उसने भी क्राइम तो किया है, तो थोड़ी सी तो वेरिफिकेशन की ज़रूरत है ना। ही हैज़ बिन फेथलेस टू हिज कंपेनियंस एंड मे बी फेथलेस टू द कोर्ट। तो थोड़ा कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है, बट जो आपके एविडेंस की वैल्यू है वो उसकी कंप्लीटली लीगल है। उसकी अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी को कोर्ट में एडमिट किया जा सकता है, इट इज़ एडमिसिबल। इन नारायण चेतन राम चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इट वॉज हेल्ड दैट देयर शुड बी कॉरोबोरेशन इन मटेरियल पर्टिकुलर्स. The conviction on testimony of an accomplice cannot be said to be illegal, but it would be unsafe to convict the accused on his testimony alone. ठीक है, लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम मानेंगे आपका सेक्शन 133 बोल रहा है। बस बात यह है कि कहीं ना कहीं हल्का बहुत डाउट आ जाता है कि कहीं झूठ ना बोल रहा हो, तो इसलिए हम सेफर साइड जाने के लिए कॉरोबोरेशन कर लेते हैं। वही कहते हैं ना कि भाई कहीं इनोसेंट ना फंस जाए, इसलिए बस कॉरोबोरेशन। अदरवाइज वो लीगल है। कंप्लीट टेस्टिमनी पे कन्विक्शन करना, अलोन एक अकम्प्लिस की टेस्टिमनी पे कन्विक्शन करना, इट इज लीगल। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द जनरल रूल दैट हेयरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। हेयरसे सुनाई बातें, ठीक है, जिनके बारे में बात करते हैं कि भाई ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, अच्छा हाँ सुना तो था कुछ ऐसा ऐसा, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं समझा, उसको हम हेयरसे एविडेंस कहते हैं। हेयरसे एविडेंस मीन्स द स्टेटमेंट नॉट बेस्ड ऑन हिज पर्सनल नॉलेज बट ऑन व्हाट ही हर्ड फ्रॉम अदर्स लाइक रूमर और गॉसिप। ठीक है, कि भाई खुद की पर्सनल नॉलेज पे नहीं है, मेरे को अपने आप से नहीं पता, लेकिन मैंने सुना, जैसे अफवाह उड़ रही है, कोई गॉसिप कर रहा है, उस तरह से। तो बेसिक रूल आपके एविडेंस में क्या है कि भाई जिस बंदे ने खुद से महसूस किया हो, सीन किया हो, हर्ड किया हो, उसका ही हम एविडेंस लेते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60 एविडेंस हर केस में आपका डायरेक्ट होना चाहिए, राइट। लेकिन हियर से एविडेंस आपका क्या है, जो आपने किसी और के मुंह से सुना होता है, ठीक है, खुद से नहीं पता, वो डायरेक्ट नहीं है आपका एविडेंस, वो कहीं और से आया। अगर मैंने खुद से मर्डर करते हुए सुना है, देखा है, सॉरी सुनते नहीं है, मर्डर करते हो तो देखेंगे, तो वो वाला आपका डायरेक्ट हो गया। लेकिन किसी ने बताया कि मैंने देखा है, तो वो आपका हियर से एविडेंस हो गया। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, इफ एक्स इज चार्ज्ड विद वाईज मर्डर एंड इफ जेड स्टेट्स दैट आई सॉ एक्स स्टैबिंग वाई विद द नाइफ, इट वुड बी अ डायरेक्ट एविडेंस कि भाई जेड ही स्टेट कर रहा है और जेड ने ही बोला कि मैंने खुद ने देखा एक्स ने वाई को मारा। If A states that Z told me that he had seen X stabbing Y, अब A कहता है कि Z ने मुझे बताया कि उसने देखा था कि X ने Y को स्टैब किया। इस केस में A ने डायरेक्ट देखा है, नहीं देखा है, तो ये कौन सा एविडेंस हो गया, हेयर से एविडेंस। सुन के उसने एक एविडेंस कहा, एक बात कही, तो उसके आपके हेयर से एविडेंस कहते हैं। अब हमारा जो एविडेंस एक्ट है वो प्रमोट करता है डायरेक्ट एविडेंस को, राइट, कि जो भी डायरेक्ट बातें होंगी उन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। तो मतलब हियर से एविडेंस नहीं है लागू, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर हियर से एविडेंस चल सकता है। दिस रूल इज नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर अ नंबर ऑफ एक्सेप्शंस। नंबर ऑफ एक्सेप्शंस क्या है भाई, सेक्शन 6 जो आपके रेस्ट गेस्टे में है, एडमिशंस एंड कन्फेशंस, स्टेटमेंट्स रेलेवेंट अंडर सेक्शन 32। सेक्शन 32 कौन कौन से हैं, डाइंग डिक्लेरेशन, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 34, एंट्रीज इन पब्लिक रजिस्टर्स, स्टेटमेंट्स ऑफ एक्सपर्ट्स इन ट्रीटीज इन केस देयर इज नो बेटर एविडेंस। ठीक है, अब जैसे ये तो मैंने आपके यहाँ पॉइंट्स लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हेडिंग्स बनानी है आपको, और उन हेडिंग्स के अंदर
एक एक दो दो लाइन भी लिखनी होगी एग्जाम के अंदर, सिर्फ इतना नहीं लिखना। टाइम नहीं हो तो इतना भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप अगर इसके अंदर छोटा छोटा एक दो लाइन लिख दें तो और आपका आंसर जो है वो ब्यूटीफुल हो जाता है, मतलब टीचर को अट्रैक्टिव लगता है, ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लैरिटी हुई होगी कि किस तरह से आंसर लिखना है और क्या आपके कंटेंट में वो डिमांड करते हैं। तो थैंक यू गाइस, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आप लोग अपनी जो तैयारी करते हैं उसी में अपने कंसेप्ट्स ना क्लियर करने की तैयारी कीजिए, मतलब स्टार्टिंग से ही ना आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएं, ठीक है। माइंड में पिक्चर्स ही बनाते जाइए तो मेंस आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि जो प्रीलिम्स की तैयारी है बस वहाँ ऑब्जेक्टिव मार्क कर दिया, उन्हीं चीज़ों को आपको बस बाद में लिखना होता है। वही तैयारी आपकी मेंस की तैयारी भी होती है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा राइटिंग पे काम करना होता है और कुछ भी नहीं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।